सबसे पहले आपको लिए चलते हैं औरंगाबाद, जहां राज ठाकरे की रैली कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। औरंगाबाद में रैली के बहाने राज ठाकरे आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली को मंजूरी दे दी गई। उद्धव सरकार ने कहा कि रैली में 15,000 से ज्यादा लोगों की शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र में चल रही ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग में आज सभी की नजरें औरंगाबाद पर टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस चीफ राज ठाकरे यहां कुछ ही देर में एक मेगा रैली को संबोधित करने वाले हैं। लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जो सभागार है, जो पूरा मैदान है वो आप देख रहे हैं, काफी लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। आसपास पोस्टर ही पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। मंच से राज ठाकरे क्या कहते हैं इस पर पूरी देश की नजर रहेगी, क्योंकि वो जो लाउड स्पीकर को लेकर एक चर्चा महाराष्ट्र से शुरू हुई और फिर पूरे देश में बजरंगबली के पाठ से होते हुए हिंदू वर्सेस मुस्लिम तक और फिर बुलडोजर तक आ गई। ये तमाम चर्चाएं आज राज ठाकरे अपने रैली में अपने संबोधन के दौरान किस तरीके से इसे सम्मिलित करते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रैली में शामिल होने के लिए कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं और कुल 16 शर्तों के साथ आज राज ठाकरे यहां पर रैली करने वाले हैं। अब कई लोगों का कहना यह है कि राज ठाकरे में उन्हें बाला साहेब ठाकरे की झलक नजर आती है, छवि नजर आती है। आइए कुछ तस्वीरें हम आपको वहां की दिखाते हैं। हम पूरे मराठवाड़ा भर से यहाँ पर आ चुके हैं। राज साहब जो हमको आदेश देने वाले उसका पूरा तंतोतंत पालन इस सभा के बाद होगा। जो जो राज साहब पर टीका कर रहे थे आज तक की इनकी रैली को लोग नहीं आते, वो एक बार ये सीन देख लीजिए। यहाँ पर नाचते गाते लोग यहाँ पर बजाते हुए आ रहे हैं। ये पैसे देके हुए लाए हुए भीड़ नहीं है, ये लोगों के खुद के मन से आने वाले ये लोग है सब। लाउड स्पीकर का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है, कितना क्या कहना चाहेंगे? नहीं, राज साहब जो बोलते हैं एकदम मतलब सही बात है। वो कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, वो सामाजिक मुद्दा है और उसके बारे में आज राज साहब सभा में बोलेंगे ना, उसके बाद जो देखना है वो देखेंगे हम। हमारे साथ संवाददाता पवन जुड़े हुए हैं, चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि वहां पर मंच पूरी तरीके से सज चुका है। बहुत सारा आज जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल भोजन यहाँ से पवन आपको मिलने वाला है। बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं जो हैं आपको इस मंच से सुनने को मिलेगी और फिर उसका वार पलटवार तो आगे की बात है। सबसे पहले आप ये बताएं कि किस तरीके की तैयारी हुई है इस मैदान में। देखिए मीनाक्षी, आपने कहा कि मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा इस बात पर रहे हैं कि राज ठाकरे की इस रैली में एक हनुमान बड़ी सी गदा लेकर पधारे हैं और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में संघर्ष चल रहा है, वो हमने देखा है। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। रैली 5:30 बजे की थी, लेकिन अभी रैली शुरू होने में वक्त है, लेकिन मैदान का भरना शुरू हो गया है। केसरिया टोपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के झंडे के साथ यहाँ समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं और सबको इंतजार राज ठाकरे का है। देखना होगा कि राज ठाकरे जब आएंगे इस मंच पर तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए क्या नया संदेश देंगे। आज 1 मई है, महाराष्ट्र दिवस है और ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज राज ठाकरे हिंदुत्व को लेकर अपनी लाइन लेंथ तय करेंगे। सामने मंच पर शिवाजी की एक बड़ी तस्वीर है, ज्योतिबा फुले हैं, अंबेडकर हैं, उन सब की तस्वीरें आप देख सकते हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का चुनाव चिन्ह और वो शिवाजी महाराज के दौर में चलने वाली करेंसी, वो सब यहाँ दिख रहा है। और कुल मिलाकर जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर बहस शुरू हुई है, देखना होगा कि इस मंच से राज ठाकरे आखिर क्या कहते हैं। बिल्कुल पवन, मैं तो आपसे ये भी समझना चाह रही थी कि औरंगाबाद को ये राज ठाकरे ने क्यों चुना, क्योंकि हम जानते हैं कि औरंगाबाद में कौन सी पार्टी थोड़ी मजबूत दिखाई देती है और कौन सी कमजोर। इस पर हम आपसे करेंगे चर्चा, क्योंकि राज ठाकरे आज औरंगाबाद में है और शक्ति प्रदर्शन के लिए औरंगाबाद में एक विशाल रैली कर रहे हैं। हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश में राज ठाकरे जुटे हुए हैं, लेकिन राज पर सीएम उद्धव ठाकरे ने करारा तंज कसा है। उद्धव ने कहा कि बाला साहेब की तरह कपड़े पहनकर खुद को उनके जैसा समझने लगे हैं राज। उद्धव बोले कि असल में राज ठाकरे बीजेपी की डी टीम है, यानी अब एक नई टर्मिनोलॉजी लोगों को सुनने को मिली, डी टीम। अभी तक आपने बी टीम सुना था, डी टीम है ये। उधर लाउड स्पीकर विवाद भी जस का तस बना हुआ है। उद्धव इस पर भी बोले। सीएम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का इस विषय पर सर्वदलीय बैठक करते हुए जैसे नोटबंदी पूरे देश में किया था, ठीक उसी तरह लाउड स्पीकर बंदी भी पूरे देश में कर दें।
दूसरी तरफ राज ठाकरे ने 3 मई तक महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे रखा है। राज ने कहा है कि सरकार ने लाउड स्पीकर नहीं हटवाए तो उनकी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में महाआरती करेगी। महाराष्ट्र में इस वक्त हनुमान चालीसा को लेकर भी राजनीतिक महासंग्राम छिड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पर क्यों मचा है इतना घमासान? क्या महाराष्ट्र की सियासत अजान वर्सेस हनुमान की जंग से बदल जाएगी? शुरू करेंगे कुरुक्षेत्र, लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे ने लाउड स्पीकर विवाद पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भोंग्याचा विषय हा सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हा देशासाठी आहे आणि त्याच्यासाठी गेल्या आठवड्यामध्ये माननीय गृहमंत्र्यांनी एक सर्वपक्षीय बैठक घेतली आणि त्याच्यात असंच ठरलं की हा निर्णय जसं नोटबंदी देशभर केलात ना, लॉकडाऊन देशभर केलात ना, मग भोंगाबंदी देशभर करा ना। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज की चर्चा में शरीक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ राम कदम हैं, बहुत स्वागत आपका। आनंद दुबे शिवसेना की ओर से प्रवक्ता, स्वागत आपका भी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी का पक्ष रखेंगे। एमएनएस नेता वागीश सारस्वत और अतुल पाटिल जी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार है, आज एक बहुत बड़ा पैनल है और सभी आपको चेहरे जो है वो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। राम कदम जी, मैं आपसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करूं। मुझे लगता है कि आज एमएनएस का दिन है। वागीश सारस्वत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई, पहले तो मैं दर्शकों को ये बताएं कि औरंगाबाद ही क्यों राज ठाकरे जी ने चुना, और ऐसे समय में जब ऐसे लाउड स्पीकर कंट्रोवर्सी अपने पूरे शबाब पर है, ये आज राज ठाकरे मंच से क्या संदेश देने वाले हैं? गुड़ी पड़वा के दिन मुहिम शुरू की तो मुंबई के शिवाजी पार्क से शुरू की, उसके बाद उत्तर सभा हुई, ठाणे में हुई, अब ये तीसरी सभा है जो संभाजी नगर में हो रही है। इसके बाद पुणे में होगी, कोल्हापुर में होगी, अलग अलग जगहों पर राज साहब सभा करने वाले हैं। क्योंकि संभाजी नगर मतलब औरंगाबाद ना? जी बिल्कुल, जिसको अभी तक औरंगाबाद कहा जाता है। एक जमाने में बाला साहब ठाकरे ने ये मुद्दा उठाया था कि इसका नाम बदला जाए, लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे जी अपने पिता के सारे संस्कारों को भूल चुके हैं, इसलिए अब वो संभाजी नगर का नाम भी भूल चुके हैं। अब उनके मुंह से औरंगाबाद निकलता है, संभाजी नगर नहीं निकलता। पहले हमेशा उसको संभाजी नगर ही कहते थे, उनके जुबान से निकलता था। परिवर्तन इसी तरह से होता है, वक्त ऐसे ही बदलता है। उद्धव जी यानी हमारे बड़े भाई, दादू हम उनको कहते हैं, हमारे दादू बदल चुके हैं। राज साहब तो उनके छोटे भाई हैं। एक आग्रह किया है कि एक सामाजिक समस्या महाराष्ट्र में है, आप मुख्यमंत्री हैं और आप सजग नेता अगर हैं तो इस सामाजिक समस्या को दूर कर सकते हैं, लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। किसी एक धर्म के लिए है नहीं, लेकिन इसको हिंदू और मुस्लिम का धर्म का मुद्दा बना करके इस तरह से पेश किया जैसे राज साहब ठाकरे दंगे फैलाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी की मंशा जातिवादी द्रोह और द्वेष फैलाने की है, जातिवादी दंगे कराने की है। ये जो सरकार नीति दंगे की भाषा और परिभाषा हो रही है, इसी से आशंकाएं हो रही है कि ये स्वयं महाराष्ट्र में वातावरण खराब करना चाहते हैं। जबकि राज साहब ठाकरे ने कहा है कि ये सामाजिक समस्या है, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, और जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको हल कर दिया है बिना शोर मचाए, उसी तरह से महाराष्ट्र में किया जा सकता है। लेकिन स्वयं कुछ करना नहीं है, नंबर 1 मुख्यमंत्री का तमगा लेना है, एक आरोपी मंत्री को मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं लेना है, और जब कभी कुछ करने का आएगा नोटबंदी की तरह अमित शाह क्यों नहीं करते, गृह मंत्री क्यों नहीं करते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते? अरे भैया, आप मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र के राजा हो, आप क्यों नहीं करते? सवाल सीधा सा सीधा ये है कि जो चीज आप कर सकते, योगी जी ने करके दिखाया ना। योगी जी ने ये मुद्दा तो नहीं उठाया कि आप जाइए केंद्र सरकार के लिए बिना शोर मचाए चुपचाप पूरे उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक तरीके से करके दिखा दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, आपकी बात आ गई है। कहने का मतलब ये है आनंद दुबे जी, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। उद्धव ठाकरे जी गठबंधन की सरकार में क्या गए, पूरे के पूरे बदल गए। मीनाक्षी जी नमस्कार। नमस्कार। आपको, आपके सभी दर्शकों को महाराष्ट्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत। देखिए क्या जुगलबंदी है। सवाल आपने आदरणीय राम कदम जी से पूछा और जवाब वागीश जी दे रहे हैं। नहीं, मैंने वागीश जी से ही पूछा था। नहीं, कोई बात। इच्छा हुई कि बीजेपी से कोई बात नहीं, आज महाराष्ट्र का दिन है, कोई बात, मन से शुरुआत हो जानी चाहिए। मीनाक्षी जी मुद्दे पे आता हूँ, मीनाक्षी जी मुद्दे पे आता हूँ। एक मूवी आई थी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए वागीश जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मीनाक्षी जी, एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें संजय दत्त को हर जगह महात्मा गांधी जी दिखते हैं
वो महात्मा गांधी जी का दर्शन करते हैं और परेशान हो जाते हैं, मुझे हर जगह महात्मा गांधी दिखते हैं। एक दिन अपने मित्र सर्किट से पूछते हैं, यार मुझे हर जगह महात्मा गांधी दिखते हैं। सर्किट बोलते हैं, अरे भैया ये कुछ नहीं है, ये केमिकल लोचा है। ठीक उसी प्रकार आजकल राज ठाकरे जी को हर जगह हिंदुत्व दिखाई देता है, लेकिन यह केमिकल लोचा से और ज्यादा कुछ नहीं है। मैं मेन विषय पर आता हूं। देखिए, इन सब ने मिलकर ए टीम, बी टीम, सी टीम और कुछ टीमें तो अभी जेल में भी बंद हैं, इन सब ने मिलकर एक ऐसा प्रयोग करना चाहा है, ये ऐसा प्रयोग करना चाहा है। शांत हो जाए, आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, हाँ आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। देखिए, ये सब मिलके मीनाक्षी जी एक प्रयोग करना चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के जो मुख्य दल शिवसेना है, उनको कैसे बदनाम किया जाए, उनको कैसे हिंदू विरोधी बताया जाए और इस महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था है उसको कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे उसको भंग किया जाए। लेकिन आपकी और इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार पूरी तरह आज की रैली पर भी, आज 2-2 रैलियां हैं, आज ए टीम और बी सी डी टीम की 2-3 रैलियां हैं, हर रैली पर हमारी निगाहें हैं। अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी प्रायोरिटी पहले सरकार होते हुए हम पहले इनके ऊपर नजर बना के रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो बार बार हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं, ये नकली हिंदू हैं, कुछ दिनों से किसी के बहकावे में आ गए हैं और इनके जो गुरु हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यार हमारा तो कुछ जाना नहीं है, मनसे को आगे कर दो, शिवसेना को और मनसे के बीच में लड़ा दो, ये दोनों लड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है। पॉलिटिकल लड़ाई आपकी अभी की थोड़ी ना, ये तो पॉलिटिकल लड़ाई तो आपकी 17 साल से है, ये 17 साल से है। बिल्कुल, और उस लड़ाई में हमेशा मनसे ने मुंह की खाई है, हमेशा असफलता पाई है। आज इनके पास एक विधायक और एक नगर सेवक है, जनता ने इन्हें नकार दिया है। अब ये चाहे जितना माहौल बनाए, जितना नया रूप ले, इन्होंने अपने तन को तो रंग लिया, लेकिन मन को कैसे रंगोगे? जो मन में मैला है, जो मन में अपवित्रता है, उसको कैसे रंगोगे? वो तो बिना गंगा नहाए नहीं होगा। आपने कहा कि जो ए टीम है उनकी ये डी टीम है, और ए टीम कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी है, राम कदम जी हमारे साथ जुड़े हुए। अब वो मंद मंद मुस्कुरा तो नहीं रहे हैं, लेकिन अब आप यदि कदम साहब मुस्कुराना चाहें और बताना चाहें कि केमिकल लोचा किससे हो गया है तो बताएं। देखिए, कौन से दल की क्या सभा है उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे, पर एक ऐसी विडंबना है कि हिंदू विरोधी कांग्रेस के साथ शिवसेना सत्ता साझा करती है और औरों को नकली हिंदू कहती है और खुद को सही हिंदू कहती है। ये हिंदुत्व की कैसी इनकी व्याख्या है, क्या संज्ञा है? किसे मूर्ख बना रहे हो आप? जिस कांग्रेस ने राम मंदिर के फैसलों को देरी से आए करके सुप्रीम कोर्ट में 22 वकीलों की फौज लगाई, वही कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने वाली शिवसेना हिंदुत्व के पाठ औरों को न दे, ये पहला मुद्दा। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, ये क्या हुआ है, शिवसेना को भ्रम हो गया है कि वे छोड़कर देश के सारे लोग मूर्ख हैं। मत सोचो ऐसा। पालघर में उन साधियों की किलकारियां, उनकी चीख अभी भी देश और देश का संत समाज, साधु समाज नहीं भूला। हिंदुत्व के प्रति आपने कैसा अपना दामन बदल दिया कांग्रेस के साथ रहकर, ये सारा देश देख रहा है। इसके लिए 2.5 वर्षों में जो बाला साहब वाली शिवसेना रही नहीं, अब ये तो सोनिया वाली शिवसेना हो गई, ये सारा देश देख रहा है। उसे ना यहाँ पर हमारे आनंद भाई नकार सकते हैं, ना कोई शिवसेना का कार्यकर्ता नकार सकता है। मूल लड़ाई क्या है? मूल लड़ाई यहाँ पर दोनों भाइयों की है। अब दोनों भाइयों की लड़ाई, वो दोनों भाई आपस में जाने, पर हिंदुत्व, अगर देश के भीतर अगर हिंदुत्व की चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी का आत्मा, हमारा चाल चलन चरित्र पूरी तरह से हिंदुत्व से भरा हुआ है। और कोई हिंदुत्व की बात करता है तो निश्चित तौर पर उसका समर्थन हम करेंगे। अतीत में किया है, वर्तमान में करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। सवाल ये उठता है कि कोई भी धर्म, पंथ या कोई भी मजहब हो, किसी को जाने अनजाने में भी किसी को कोई पीड़ा हो, दुख हो, ये नहीं चाहता। अब जब न्यायपालिका का आदेश है, उस आदेश का पालन उत्तर प्रदेश के भूमि पर योगी सरकार करती है, पर महाराष्ट्र में 2.5 वर्षों में
5 बार भी मंत्रालय नहीं जाने वाले मुख्यमंत्री, घर के बाहर न निकलने वाले मुख्यमंत्री और इनकी सरकार उस आदेश का पालन कैसे करेगी? ये सरकार किस में फंसी है? ये सचिन वाजे जैसे वसूलीबाज लोगों में फंसी है। ये वसूली खेल में फंसी है। ये तबादलों में करोड़ों रुपए लेने के लिए जानी जाती है। ये सरकार लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में भेजने के लिए जानी जाती है। ये सरकार लोगों के रातों रात घर तोड़ने के लिए जानी जाती है। ये सरकार घर से बाहर न निकलने के लिए जानी जाती है जी। और उसके बाद भी खुद टाइटल लगा के लेते हैं कि विश्व के सबसे बड़े मुख्यमंत्री। कैसा टाइटल है? पूरी तरह से महाराष्ट्र में अराजकता है। इन्होंने पुलिस महकमे का बहुत बुरी तरह से गैरउपयोग करते हुए लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करना, उनको कारावास में डालना। डायरेक्ट अटैक किया है। लेकिन मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी पक्ष लेना चाहती हूँ। ब्रिजमोहन जी, देखिए, लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने के लिए मीनाक्षी जी, ये कोई व्यक्ति विशेष अटैक नहीं है, ये एक सरकार के रूप पर है। जी जी, सरकार के रूप में सरकार का ही अंग है। ये कोई व्यक्ति विशेष आरोप या कटाक्ष नहीं है। अतुल पाटिल ये मैं आऊंगी आपके पास, मैं लौटूंगी, लेकिन चूंकि सबका एक एक बार सबकी राय लेना आवश्यक है। मैं ये बोल रही थी ब्रिजमोहन जी कि लाउड स्पीकर पर केंद्र सरकार कोई एडिशनल गाइडलाइंस बनाए उद्धव ठाकरे की इस मांग का क्या आप समर्थन करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस बना चुकी है तो इसमें अब केंद्र क्या करेगी अपनी एडवाइजरी जारी करके? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की सारी जनता को महाराष्ट्र दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं बता दूं स्पष्ट कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, उस समय कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शासन कर रहे थे। वो पिछले 17 साल में भारतीय जनता पार्टी के 18 मुख्यमंत्री हैं जो अपने अपने राज्यों में सरकार चला रहे हैं। परेशानी ये आई कि इन 18 राज्यों के लिए तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन जैसे ही आदरणीय राज ठाकरे साहब ने इस मुद्दे को उठाया तो भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई। तो उद्धव ठाकरे साहब का जो कहना है वो ये है कि जब एक इतनी व्यापकता के साथ सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो क्यों नहीं केंद्र सरकार इसके लिए एक अच्छा नियम बनाती है और उस नियम का पालन सभी लोग करें, क्योंकि 18 राज्य तो इनके पास है। अब राज ठाकरे से डर के अगर योगी साहब अपने 30,000 लाउड स्पीकर उतार दें तो ये तो योगी साहब की बहादुरी दिख रही है सीधी सीधी। और खाली उतारे ही नहीं, सारे चैनलों में गुणगान कर रहे हैं, उनके डीजीपी, उनके आईजी और पता नहीं कौन कौन आके इस बात का उद्घोषणा कर रहे हैं कि साहब हमने इतने हटा दिए। जबकि महाराष्ट्र में क्या पोजीशन थी? महाराष्ट्र में आप देखिए 19 अप्रैल को कुल 3,000 माइक ऐसे थे जो मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार में लगे हुए थे। हमारे जो स्थानीय अधिकारी थे उन्होंने जाके उन धार्मिक स्थलों के जो कमेटियां उनसे बातचीत की और उनसे कहा आप इसको नियमितीकरण करिए। जिन लोगों ने नियमित कर लिया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, जो नियमित नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में इस समय लगभग 97% इस प्रकार के जो धार्मिक स्थल है जहां पर की पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा था, उनको हमारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप उनको रेगुलराइज कर दिया गया है, उनको नियमित कर दिया गया है। फिर भी अगर कहीं कुछ दिखता है तो स्थानीय प्रशासन को लोग शिकायत करें, तत्काल उस पर कार्रवाई हो जाएगी, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अतुल भाई, आप तो सरकार हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप बताएंगे क्या मुंबई में ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सुबह की अजान? मैं ब्रिजमोहन जी, आप इस पर जवाब दें। मैं चाहती हूँ अतुल जी इस पर जवाब दे दें। मैं जवाब देना चाहता हूं। बागीश भाई, अगर आपको कहीं पर कोई ऐसा माइक दिखता है आवाज करता हुआ तो संबंधित थाने में शिकायत करिए, कार्रवाई हो जाएगी। परेशानी क्या है? तो कृपया इस पर अपना जवाब भी दें। और दूसरा, ये एडिशनल गाइडलाइंस को लेकर मैं फिर वही पूछती हूँ कि इसकी आवश्यकता क्या है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है अगर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, और जहां नहीं कर रही है वहीं तो ये आवाज उठी जो बात वागीश जी कह रहे हैं 10 से 6 बजे वाली। मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देश के कानून को इंटरप्रेट करता है और उसको कानून के तहत अगर एक नीति निर्धारण हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे राम कदम का जवाब देना है, क्योंकि ये महिलाओं का इतना अपमान करते, इनकी थियरी महिला के अपमान की है। इन्होंने सोनिया जी के बारे में जितना गंदा कहा होगा ना, किसी महिला का इतना अपमान किसी देश में नहीं हुआ होगा। आज घर घर में विदेश से महिलाएं जो है बहू बन के इस देश में आई है, उन सारों का अपमान ये राम कदम जैसे लोग, अडवाणी जी से लेकर तो मोदी जी तक, इन्होंने अपमान किया है। क्या है? कांग्रेस की विधवा, गोरी चमड़ी,
क्या क्या नहीं सोनिया जी के बारे में कहा इन्होंने, और इसलिए इनके दिल में सब सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और हमें इस तरह की भाषा को कतई मतलब जगह भी नहीं देनी चाहिए। मैं इसका समर्थन कतई नहीं करती हूँ, बहुत खराब लगता है। बहुत खराब लगता है। शायद ये अपने घर के महिलाओं का भी इसी तरह से दुसम्मान करते होंगे, पैरों के नीचे रखने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि इनकी मनस्मृति वैसी ही कहती है। और मैंने कहा था मैं इनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा करके, क्योंकि हमारी माँ है वो, और माँ के बारे में कोई कहे तो कोई सुन नहीं सकता और कोई सहन नहीं कर सकता। ये इनका हिंदुत्व है, ये इनका हिंदुत्व है। दूसरों को दबाएंगे, संविधान की बात करेंगे। हमारा संविधान ये कहता है कि हर एक को अपना धर्म जिस तरह से वो पालन करना चाहता है कर सकता है। अपने धर्म का अपमान करते हैं, अपने ही धर्म का। जो चालीसा हुआ, हनुमान चालीसा, इन लोगों ने कहीं कहीं किया, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं हुई। जब नवनीत राणा जी ने अमरावती में 2000 महिलाओं को लेकर एक मंदिर में हनुमान चालीसा किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, आराम से अच्छे से हो गया। लेकिन सत्ता चालीसा था ना, सत्ता चालीसा करने के लिए धमकी दिया आकर 149 की नोटिस दी, उनको कहा गया कि ठीक नहीं है ये, तो उन्होंने कहा नहीं, कौन रोकता है, हमें कौन रोक सकता है, हम तो आके ही दिखाएंगे। ये इनका धमकी भरा जो है, ये सवाल इनके सामने। अभी आपने नीति नियम की बात कही, एक ऐसा ही आपके मीडिया का ही एक एंकर है दिल्ली में, उसने जगराता चल रहा था और काफी तकलीफ हो रही थी उसको, उसके घर में घुस के मारा उसको, उसके 6 साल के बेटी को रात भर होस्टेज रखा। क्या ये हिंदुत्व तो पता है? जो प्रजाहित अध्यक्ष राम भगवान थे, उनके नाम पर लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को कुचलना, ये सारी कोशिश करना, क्या इसका ये हिंदुत्व है? नहीं सर, मैं अगर मैं आपको एक बात बोलती हूँ, क्योंकि फिर ब्रेक का कॉल आ गया है। मैं ये मानती हूँ कि फ्रिंज एलिमेंट्स किसी भी धर्म में हो सकते हैं, वो किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं है। और उसी फ्रिंज एलिमेंट के खिलाफ अगर लड़ने के लिए आप सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक सुर में खड़े होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बीजेपी की सत्ता चालीसा, एमएनएस की सत्ता चालीसा पर वार था अतुल पाटिल जी का। राम कदम जी, मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, पर कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते और सरकार का पक्ष रखते हुए उन्हें इस बात की यहाँ पर स्पष्टता देनी होगी कि हमने तो एक ही जो बुनियादी हकीकत है वो बताई कि राम मंदिर के फैसले को देरी से आए करके यदि कांग्रेस अगर 22 वकीलों की फौज अगर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में खड़ी करती है, उसके बाद ये कौन सी हिंदुत्व की बात करेंगे? चुनाव समीप आते हैं तब इनके नेता मंदिरों की चौखट पर जाते हैं, तब तक इन्हें मंदिर याद नहीं आते। तो ये जो ठीक है, भाजपा ने उनको मंदिर जाना सिखा दिया, खैर उस पर विशेष चर्चा नहीं है। पर चर्चा इस बात की है कि यदि उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका का सम्मान होता है तो महाराष्ट्र की भूमि पर आपको किसने रोका? आप हो तो राष्ट्रीय दल, पर महाराष्ट्र के दोनों प्रादेशिक दल ना आपको किसी बात को तवज्जो देते, ना आपकी कोई सुनता है। महाराष्ट्र में इतने बद से बदतर हालात कांग्रेस के हैं महाराष्ट्र में। और रहा सवाल शिवसेना समेत ये तीनों दल 2.5 वर्षों में, आप एक बात बताइए मीनाक्षी जी, हर दूसरे दिन पूरे देश के किसी भी चैनल को खोलो, महाराष्ट्र सरकार की जितनी बदनामी और जितना इनका दागी चेहरा 2.5 साल में देश के सामने आया, जवाब देना मीनाक्षी, क्या आजादी के बाद अन्य किसी प्रांतों की सरकार इस प्रकार से दागी चेहरा उनका सामने आया? क्या कारण है? फौजी आदमी को घर से बाहर निकल करके इनके लोग पीटते हैं, मंत्री खुद अपने घर पे ला करके पुलिस वाले को पीटता है, पत्रकारों के घर तोड़े जाते हैं, अभिनेत्री का अफसर तोड़ा जाता है, लोगों को जेल में डाला जाता है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारें किस लिए होती है? लोगों के हितों के लिए होती है, लोगों का काम करने के लिए होती है। ये तो पैसे छापने की मशीन। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इस तरह की घटनाएं तो हर प्रदेश में कमोबेश सामने आती रहती है। अब ये बात भी तो कोई नहीं भूला है कि किस तरीके से देश के 2.5 वर्षों में मीनाक्षी जी के ऊपर गाड़ी चलाने का मामला उनके ऊपर दर्ज हुआ, ये बात भी तो सभी के नजर में आई। इसलिए चलिए मैं एक सरकार पे नहीं जाती, लेकिन आनंद दुबे जी ये बात सही है कि इस तरह की घटनाएं होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, अगर कोई बजरंगबली का पाठ करना चाहता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है, तो क्या ये इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए? मीनाक्षी जी, पहले मैं राम कदम जी के सवाल का जवाब दूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपका चैनल इंडिया टीवी देश के सबसे लोकप्रिय चैनलों में से एक है। आज इस चैनल पर साक्षी मानकर मैं कहता हूं
कि महाराष्ट्र नहीं संपूर्ण भारत के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को लेकर चलने वाली हमारी शिवसेना, हमारे झंडे का रंग भगवा, हमारे तन पर भगवा, हमारे मन में भगवा, और हमको कोई हिंदुत्व का पाठ पढ़ाए यह असंभव है। हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। और साथ में इसका कांग्रेस, मतलब यह नहीं, आनंद जी, इसका मतलब यह नहीं कि हमने हिंदुत्व को आनंद जी, छोड़ दिया। साथ में कांग्रेस, ये भी बता दीजिए। नहीं, पहले मैं आप पे आता हूँ। नहीं, आनंद जी, बस एक छोटा सा सवाल, आपके मन में भगवा, आपके तन पर भगवा, मैं आप देख रही हूँ भगवा गमछा अपने गले में भी डाल रखा है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कब कर रहे हैं आप? बताता हूं, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने इस इशू को सबसे पहले उठाया था। नहीं, उसका जवाब नहीं देंगे। कोर्ट में बता रहा हूं, बाद में मामला हाई कोर्ट में चला गया, लेकिन एक उम्मीद जगी 2014 से 19। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब हमने कई बार कोशिश की कि संभाजी नगर, अभी औरंगाबाद में भी आपकी सरकार और महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, रोका किसने? और कोई मामला न्यायपालिका में नहीं है अभी। ना, गलत मीनाक्षी जी, ये भटका रहे हैं। मैं समझ गई, ठीक है आनंद जी, लेकिन अब तो आपकी सरकार है। मैं सर, अब आपकी सरकार है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हाँ। ये मनसे को भी, मतलब सी टीम को भी और ये टीम को भी, कि हम ही संभाजी नगर करेंगे। हम में ही वो ताकत है, हम में ही वो हिम्मत है, हम नहीं करेंगे। मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी, मुझे देखिए पीसीआर का कॉल आ गया, लेकिन अतुल जी, क्या आप साथ देंगे संभाजी नगर अगर हो जाता है? अतुल जी, आपकी पार्टी साथ देगी? वाले हमें ज्ञान का पाठ न पढ़ाएं। हाँ, अतुल जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। आपने ये कहा कि केंद्र के पास पहले से ही रिकमेंडेशन गया हुआ है राज्य सरकार की ओर से औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलने का, तो फिर पेच कहां फंस गया? पेच तो बिहार में भी फंसा है। बिहार में इन्हीं का शासन है, और बिहार में तो अक्खे डिस्ट्रिक्ट का नाम औरंगाबाद है, वहां पर भी चेंज नहीं कर पाए ये लोग। ये सब ढकोसला है, ये लोगों को मूल मुद्दों से बाहर हटाने का है। अगर मुझे बताइए, अगर ये हिंदू की बात करते, 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज पे लाके रखे, ये इनकी ग्रोथ है, ये इनका विकास है, क्या उसमें हिंदू नहीं है? सबसे बड़ी बेरोजगारी, 70 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है, क्या हिंदू नहीं है उसमें? जो गरीब लोग हुए, क्या हिंदू नहीं है? ये जो है, ये ऐसे मुद्दे उठाना, ऐसे मुद्दों से लोगों को बरलाना, ये सबसे बड़ी वजह इसकी है कि अर्थव्यवस्था पूरी धंस चुकी है। 90% सकल उत्पाद के जीडीपी के 90% कर्जा हुआ है, 119% पे श्रीलंका है। महंगाई है, हमारा एक्सपोर्ट बताते हैं, लेकिन इंपोर्ट नहीं बताएंगे। एक्सपोर्ट $400 है तो $617 इंपोर्ट है, यानी यहां भी बहुत बड़ा गैप है। तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान के मूल प्रश्न, इसके ऊपर ये चर्चा नहीं करेंगे। ये महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं मैं बताता हूं आपको। निहाल चंद रेपिस्ट, केंद्रीय मंत्री, चिन्मयानंद रेपिस्ट, केंद्रीय मंत्री, कुलदीप सेंगर रेपिस्ट, इनका विधायक, और इनके फेवर में लोग उतरते हैं। मीनाक्षी लेखी जी जो महिला मंत्री है, वो इनके फेवर में उतरी थी, निहाल चंद चौहान जी के। ये इनका हिंदुत्व है। तो ये इनका चेहरा नकाब अलग है और इनकी असलियत अलग है। अब इन्होंने, ये राजीव गांधी जी ने पुनर्स्थापना की थी, पहला जो भूमि पूजन है राम जन्मभूमि का, वो राजीव जी ने किया था। कपिल सिब्बल जी अपने पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, ताकि 2019 के चुनाव में 2 समुदाय आमने सामने आकर दंगल कराकर राजनीति न की जाए, इसके लिए कपिल सिब्बल जी अपने पर्सनल कैपेसिटी में गए थे। लेकिन ये बोल देंगे कांग्रेस के नाम। राम जी आप बात करते, मैं बात नहीं कर रहा था। तो ऐसा है, हमारे लिए धर्म व्यक्तिगत निजी मामला है, और जहां तक देश की बात है, हम संविधानवादी है। हमारा जो राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्रवाद, वो संविधान से आता है। हम किसी को नीचा दिखाकर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर राजनीति नहीं करते, जो भाजपा का अपनी एक पहचान है, अपना एक गंदा चेहरा है। ठीक, राम कदम जी। मीनाक्षी जी, आपने कांग्रेस नेताजी से यहाँ पूछा कि क्या औरंगाबाद का संभाजी नगर नाम होगा तो उनका समर्थन होगा, तो उन्होंने पूरी तरह से यहाँ वहां उंगली दिखाना आरंभ कर दिया। उन्होंने अंत तक हाँ का जवाब नहीं दिया। अब ना सुने अतुल जी, आप हमारे मित्र हैं, सुने आप। बिहार में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। अब आप सुने ना अतुल जी, आपको अभी भी मौका है, कांग्रेस का समर्थन होगा या नहीं होगा, जवाब दे दीजिएगा। अब देखिएगा लोगों को किस तरह गुमराह कर रहे हैं। औरंगाबाद में इस समय वर्तमान में शिवसेना की सत्ता है। लेकिन ये अदा केवल पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता को ही आती है कि हम पूछते हैं कुछ, उसका जवाब कुछ आता है। लेकिन कोई बात नहीं, राम कदम जी, अभी आपका टर्न है, आप प्लीज अपनी बात रखिए, फिर ब्रिज मोहन जी के पास जाऊंगी। जी मीनाक्षी जी, शिवसेना की नौटंकी किस तरह से देखिएगा कि औरंगाबाद में अब उन्हीं की सत्ता है, महाराष्ट्र में उन्हीं के मुख्यमंत्री है,
कोई न्यायपालिका में विषय नहीं है वर्तमान में। किसने रोका इन्हें? किसी ने नहीं रोका। पर इनको केवल और केवल जब चुनाव समीप आते हैं तब उस समय ऐसे विषय को लेंगे। बाकी समय मतलब चुनाव के समय हिंदुत्व की याद आती है, चुनाव जैसे ही बीत जाते हिंदुत्व को भूल जाते हैं। और यही हमने 2.5 साल में शिवसेना की ओर से देखा। मैं बार बार यही पूछ रहा हूं, न्यायपालिका का सम्मान यदि योगी सरकार कर सकती है तो महाराज सरकार के हाथ किसने बांधे हैं? कोई भी सवाल पूछो, यहां वहां उंगली या केंद्र सरकार की ओर उंगली, यह छोड़ करके मूल विषय पर कब आएंगे? मूल तो बात कही नहीं रहे आप कि कब करेंगे, क्या करेंगे। अब इनके पेट का दर्द ऐसा है कि दोनों भाइयों के झगड़े में इनको डर है कि पूरी की पूरी वोट बैंक कहीं मन से न ले जाए अपनी ओर। तो उसी डर के कारण अब जिस तरह से उनका भय लोगों के सामने आ रहा है वो छुपता नहीं है। ठीक है बृजमोहन जी, ये दो भाइयों के बीच की लड़ाई है और उसमें आप एक पक्ष ये कहता है कि ये दो भाइयों की लड़ाई है, इसमें हमें क्या, लेकिन हम तो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, और आप उन्हें ए और डी टीम बना देते हैं। मीनाक्षी जी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये दो भाइयों के मामले जरूर हैं। एनसीपी और कांग्रेस तो दोनों खुश है, दोनों भाई लड़ रहे तो नहीं बिल्कुल नहीं राम कदम जी, शिवसेना हमारा बिल्कुल एक अभिन्न अंग है और उसके साथ हम लोग सत्ता में हैं, तो इस ढंग से हमारा सोच जिस प्रकार से राष्ट्रवादी दल शिवसेना को महाराष्ट्र पे कॉर्नर कर रहा है वो सारी बातें स्पष्ट करती है, क्योंकि जिस प्रकार से हर निर्णय में राम भाई ये एक्चुअली देख रहा है सारा पत्रकार देख रहा है, ये भारतीय मैं सोचता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए कोई स्थिति नहीं है। मनसे की सभा हो रही है पर कांग्रेस के खेमे में और राष्ट्रवादी दल के खेमे में बड़ा खुशी का माहौल है। 70 लाख लोगों के बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम लोग इस बात पे अफसोस कर रहे हैं। दोनों के खेमे में बहुत बड़ा हर्ष इस कारण है कि वो एक न प्रकार राम कदम जी के बीच में बहस चल रही है। बृजमोहन जी को अपनी बात पूरी करने दें। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं इस पूरे मामले में कि आदरणीय राज ठाकरे साहब पूरी तौर से भ्रमित राजनेता के रूप में काम कर रहे हैं। बागेश भाई ये अभी तक नहीं कह पा रहे कि ये जो रैली हो रही है ये रैली सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, एक मुद्दा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच राज ठाकरे साहब को इस मुल्क के आम आदमी की चिंता होती, महाराष्ट्र के लोगों की चिंता होती, आज कोयले के कारण पूरे हिंदुस्तान में बिजली का संकट आया हुआ है। अगर इनको करना था तो कोयले के केंद्र सरकार के खिलाफ इनको रैली करना चाहिए थी और उसमें कोयले की मांग करते, क्योंकि आज बिजली की उपलब्धता खत्म हो गई है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राम कदम भाई ने बोला पालघर की बात, तो मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि पालघर में तो 800 लोगों का पुलिस ने इंट्रोगेशन किया था, 125 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में 34 से ज्यादा साधु संतों की हत्याएं की गई, उनमें से आज तक एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। कर्नाटक में 4 साधुओं की हत्या की गई थी, उनमें से आज तक एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जो आदरणीय योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करती है, तो उन 34 साधुओं की हत्या करने वाले लोग कहां हैं? क्यों नहीं उनको पकड़ पाए? ये अब बृजमोहन जी आपका बड़ा पॉइंटेड सवाल था ये, क्योंकि आपने साधुओं को लेकर उठाया। मैं उसके लिए राम कदम जी के पास जाऊं उससे पहले बृजमोहन जी ने बागेश जी सीधा ये बोल दिया, राज ठाकरे जी की रैली हो किस लिए रही है? ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, ये रैली क्यों कर रहे हैं? राज ठाकरे जी अगर इनके समझ में आ गए होते ना तो अब तक इनका उद्धार हो चुका होता। वो तो हम जानना चाहते हैं, आप समझाइए, हम जानना चाहते हैं। आप जान जाएंगे, हमें तो भ्रमित लग रहा है। जान चुका है, महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है। अरे अब वो समझा रहे हैं तो आप समझिए ना, बागेश जी की बात सुन लें। चलिए, मैं शांत था, आप बोलने नहीं दे रहे। महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है, थोड़े समय में जब जरूरत पड़ेगी महाराष्ट्र की जनता आपको आपकी जगह दिखा देगी। एक छोटा सा सवाल आपने उठाया था बिजली का, कोयले का, ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि बिजली संकट को दूर करे। ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जहां जहां कोयले की कमी पड़ रही है वो केंद्र सरकार से मांगे और उसको सप्लाई करे। सारी तो मैं कह रहा हूं, राज ठाकरे साहब इस रैली को ये स्वरूप देते ना कि कोयले की मांग के लिए केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहा हूं, कहते हैं इस बात को। आदरणीय बृजमोहन जी, प्रधानमंत्री जी ने एक छोटी सी बात कही, वैट कम कीजिए, पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। आपकी सरकार ने अभी तक किए क्या? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर कोई अच्छा सत्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में, आज जीएसटी के अंदर ले लें, उसको कवर कर लें। एक सवाल रोक रहा है उनको? आदरणीय दूसरों को तो उपदेश दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन खुद उनके हाथ में अधिकार, उसका उपयोग नहीं कर रहे वो।
यदि उनको देश की जनता की इतनी चिंता होती तो उनको जीएसटी में ले लेना चाहिए था। कुछ पूछे वागीश जी, कोई सवाल रख रहे हैं, बोले वागीश जी। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि बिजली की समस्या अगर हो रही है तो उसकी आपूर्ति करना भले ही पड़ोसी राज्यों से मांग के करे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज ठाकरे जी की है कि महाराष्ट्र सरकार की? कोयले का नियंत्रण भारत सरकार के हाथ में, बागीश भाई। ठीक ठीक कोयले का पूरा नियंत्रण भारत सरकार के हाथ में, पूरी तरीके से राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार कैसे प्राइवेट कंपनी से खरीदती है, कितने महंगे पर फिर बेचती है, महाराष्ट्र में बिजली की कमी नहीं आ रही है, कितनी कटौती करती है, ये पूरी रूपरेखा हम भी समझते हैं। लेकिन अतुल जी, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें तो आप जरा दे दें, फिर मैं राम कदम जी के पास आऊंगी। अच्छा, आनंद जी इस पर रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं। आनंद जी नहीं, एक मिनट मेरा सबसे पहले मैं कह दूं, यहाँ तुलना हो रही है दिए और सूर्य की। अरे भाई, शिवसेना सूर्य है और उनकी तुलना मनसे से की जा रही है दिए से। एक विधायक नहीं, एक नगर सेवक नहीं, किसी महानगर पालिका में सत्ता नहीं, कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं, और आप उनकी तुलना कर रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मुझे लगा बिजली और कोयले, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। बिजली भारत में 70% कोयले पर निर्भर है। केंद्र सरकार नीति स्पष्ट करे। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री क्या राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों को विश्वास में लेते हैं? क्या उनकी कोई नीति है? क्या उनके मंत्रियों की कभी कोई समीक्षा बैठक होती है? आज अगर अस्पतालों की बिजली चली गई तो भारत देश में आपातकालीन, पेट्रोल को लेकर भाई ये तो मैं जानती हूँ कि मुंबई में भी अच्छे खासा महंगा है पेट्रोल, और यही अगर इसी के बनिस्बत हम उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की बात कर ले, महंगा खैर बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन मैं तो उन राज्यों का जिक्र करूंगी ना जहां पर कम है पेट्रोल के दाम, क्योंकि वहां पर राज्य सरकारों ने ऐसे फैसले लिए हैं कि उनकी पॉकेट को आराम दी जाए जनता को। भाई, राज्य सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है, तो वहां आप लोग कम करने के लिए तैयार नहीं। मीनाक्षी जी, अभी 2 साल में कोरोना से हम खड़े ही हो रहे थे, हम कोरोना से खड़े ही हो रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की निगाह हमारे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जीएसटी का पैसा हमें वापस नहीं हो रहा। राज्य सरकारों के पास जो आर्थिक व्यवस्था होती है, जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, वो लिमिटेड होता है। मोस्टली केंद्र सरकारों पे लोग निर्भर होते हैं और ये कहते हैं कि जहां जहां हमारी डबल इंजन की सरकार है वहां हम ताकत देंगे, लेकिन जहां सौतेला व्यवहार करते हैं, जहां इनकी सत्ता, जैसे हमारी महाविकास है और केंद्र में बीजेपी है, वहां हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बीजेपी की दोहरी नीति को ये उजागर करना चाहता हूं कि कब तक चलेगा ऐसा? ये महाराष्ट्र को बदनाम करना और महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना कब बंद होगा? आरोप बीजेपी पर है, बीजेपी को पलटवार का मौका मिलना चाहिए। कब बंद होगा? नहीं, मुझे इसमें टेक्निकल बात बतानी है, क्योंकि ये ठीक है, ऊपरी बात ठीक है, मैं टेक्निकल बात बताता हूँ। वैट जो है वो एड वेलोराम होता है, वैट एड वेलोराम होता है। जितना इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 48 पैसा पेट्रोल पर थी, डीजल पर थी, और 9 रुपया 56 पैसा डीजल पर थी 2014 में, तब से लेके इन्होंने यहाँ तक 32 रुपया 90 पैसे, 31 रुपया 83 पैसे तक इन्होंने लाया है, जो कि वृद्धि जो है 900% से ज्यादा है। अब एक्साइज ड्यूटी का जो पैसा केंद्र सरकार लेती है वो तो राज्यों को भी देती है, उसका कुछ % हिस्सा राज्यों का भी होता है। मीनाक्षी जी सुन तो लीजिए। ऐसा है कि एक्साइज ड्यूटी अगर बढ़ाई तो ठीक है, इन्होंने सेस नाम की एक चीज लाई है, जो उसमें रोड सेस जो है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, वो 1 रुपया था हमारे जमाने में, इन्होंने 18 रुपया किया। सेस नॉन डिविजिबल है, सेस डिविजिबल नहीं होता है। और एड वेलोरम का मतलब क्या है? अगर इन्होंने 3 रुपया 48 पैसा और 9 रुपया 56 पैसा इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि हमारे वक्त एवरेज पर बैरल जो था $111 था। इनके वक्त आज भी एवरेज निकाला जाए 8 साल का तो $60 के ऊपर नहीं है, $18 से नीचे आया था। हमारी चर्चा का बिंदु एकदम बदल गया है। मैं आपकी बात जो है, मैं तो सही बिंदु पर चर्चा एक दिन पहले पेट्रोल पर पूरी एक लंबी चर्चा रखी थी और इसमें ये तमाम बातें चर्चा में लाई गई थी। आज हमारा दर्शक शायद महाराष्ट्र का महासंग्राम देखना चाह रहा है, जो बिंदु है चर्चा का। कोयले पे बता दूं, हाँ, कोयले पे बता दूं, कोयला बचा है, कोयला रह गया, कोयला भी इंपॉर्टेंट है। अरे सर, कोयला पे भी कल चर्चा हुई है, लेकिन मेहमान कांग्रेस पार्टी से कोई और थे, इसलिए आप शायद चूक गए होंगे, वो चर्चा सुनने से रह गए होंगे। अब राम कदम जी, देखिए सीधी सी बात ये है कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति का बिंदु जो है ना चर्चा का, वो हिंदुत्व केंद्रित हो गया है और इस वक्त सब चर्चा में ये बताना चाह रहे हैं, शिवसेना कह रही है कि भैया हम सूरज हैं, वागीश जी दिया हैं। वागीश जी कहते हैं कि अगर राज ठाकरे समझ में आ जाते तो उद्धार हो जाता। इस बीच में बीजेपी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दोनों हाथों में लड्डू है आपके? एमएनएफ भारी पड़ जाती है, शिवसेना हल्की पड़ जाती है, तो कल को आपके नंबर बढ़ सकते हैं। देखिएगा, दो यहाँ पर विषय है कि
एमएनएस की सभा को लेकर के राष्ट्रवादी दल और कांग्रेस दल दोनों भी अपने आप में महाराष्ट्र में इतने खुश हैं, वे केन प्रकारेण शिवसेना के वोट बैंक घटाना चाहती है। उनकी मंशा है सत्ता में रह करके शिवसेना के मंत्रियों को, शिवसेना की सरकार को किस तरह से कॉर्नर कर रहे हैं। मैं 3 टर्म का विधायक हूं, नजदीक से देख रहा हूं, ये पहला मुद्दा। अब यहां पर कुछ भी विषय आता है तो दुर्भाग्य, अतुल जी विद्वान व्यक्तित्व है, पर ये बार बार केंद्र की ओर क्यों चले जाते हैं? जब देश के अन्य प्रांतों की सरकारों ने अगर पेट्रोल डीजल का अगर वैट कम किया है तो महाराष्ट्र की सरकार कब करेगी, उसका जवाब नहीं है उनके पास। अब रहा सवाल हिंदुत्व का, अब कांग्रेस ने हमेशा हिंदू और हिंदुत्व का तिरस्कार किया है। उनको तो चुनाव आते ही हिंदुत्व याद आता है, इसके लिए उनसे तो उम्मीद नहीं है। पर शिवसेना कम से कम अहंकार की बोली तो न बोले। तुम्हारे करतूत 2.5 वर्षों में हिंदुत्व विरोधी रहे हैं और स्वयं को कह रहे कि वे तो सूर्य है। ये सूर्य है कहना, आनंद जी आप विद्वान पत्रकार हो, मैं दल के रूप में कह रहा हूं, ये दल का अहंकार है। और हिंदुत्व बोल करके नहीं, कर्मों से दिखाया जाता है। कर्म क्या दिख रहे हैं तुम्हारे? कौन सा 2.5 वर्षों में सब औरंगाबाद का संभाजी नगर नहीं कर पाए, ये तुम्हारा हिंदुत्व है। सावरकर जी के बारे में राहुल गांधी गलत अभद्रवाणी का शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम खामोश रहते हो, ये तुम्हारा हिंदुत्व है। कौन सा तुम्हारा हिंदुत्व है? अब तुम्हें आपत्ति क्या है? कि आपत्ति यह है कि तुम्हारे परिवार के एक भाई अब जिस प्रकार से महाराष्ट्र के लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं, ये तुम्हारी पीड़ा है, ये तुम्हारा दुख है। तो इसके लिए तुम्हारा ये बोलना कि हिंदुत्व में तुम सूर्य हो, ये अहंकार की बोली है। राम भाई बैठक में ये जो रैली है, सूर्य को स्वीकार कर रहे लोग, परिभाषित करने वाले भाजपा के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूं कि सूर्य लोगों को पोषण देता है, सूर्य लोगों को शक्ति देता है, सूर्य लोगों को सुरक्षा देता है और सूर्य लोगों को उम्मीद देता है। हम उस सूर्य समान शिव सैनिक हैं, वसूली नहीं करता, उम्मीद देते हैं, सरकार में बैठ करके वसूली नहीं करता, सेना के अफसरों को घर पे जाके। हमारे बीच मेहमान, आप प्रवक्ता हैं, आप सभी अपनी अपनी पार्टी को और अपने पॉलिटिकल लीडर्स को महान बताएंगे और ये आप लोगों की खैर जिम्मेदारी भी है। हमारी नजर इस बात पर है कि आज राज ठाकरे जब शक्ति प्रदर्शन करने औरंगाबाद पहुंचे हैं, आज इस मंच से वो जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो क्या क्या बातें इस मंच से रखते हैं। बहुत शुक्रिया कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।